हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब लोग। उम्मीद है आप सब लोग अच्छे होंगे। मेरा नाम है संदीप योगी और मैं एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके और सिर्फ आपके इस यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है जेईई नीट फिजिक्स ओशन। आज मैं फिर से आपके लिए एक और अच्छा टॉपिक लेके आया हूं जिसका नाम है डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट और रिलेटिव परमिटिविटी। ये लेक्चर 4 है आपका इलेक्ट्रिक चार्जेज एंड फील्ड का। 12th और जेईई नीट पैटर्न पे जितने भी इस पे न्यूमेरिकल्स हैं 2 4 5 वो मैं आज आपको करवाने वाला हूँ अच्छे से। अब ये देख लेते हैं कि ये ई आर होता क्या है। ई आर और के, मैं इसको ई आर बोलता हूँ, वैसे होता है एप्सिलॉन आर। तो ये रेशियो होता है किसका और किसका, ई एम बाई ई नोट का। यानी कि ई एम यहाँ पे क्या है, मीडियम की परमिटिविटी है, किसी दूसरे मीडियम की परमिटिविटी है, और ई नोट यहाँ पे है आपका जो वैक्यूम की परमिटिविटी है। इसका रेशियो ही ई आर होता है। या फिर हम बोल सकते हैं फोर्स इन वैक्यूम बाय में फोर्स इन मीडियम इक्वल्स टू एप्सिलॉन आर या ई आर। ठीक है। अब ये वैल्यूज आती कहाँ से है, हमारे पास एक इक्वेशन है वैक्यूम की। वैक्यूम में चार्जेस कितना फोर्स दिखाएंगे वो इस इक्वेशन से आएगा, क्योंकि इसमें लिखा हुआ है ई नोट। ई नोट की वैल्यू आती है 8.85 मल्टीप्लाई में 10 की पावर -12 है। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आपका के की वैल्यू में रिप्लेस हो जाता है, जिसकी वैल्यू ओवरऑल निकलती है 9 × 10 की पावर 9 में। फिर ये दूसरी इक्वेशन है एफ एम, जो कि किसी दूसरे मीडियम के लिए, जैसे वाटर हो गया, ऑयल हो गया, कोई दूसरा लिक्विड हो गया, उसके लिए ये वैल्यू आपकी निकलती है ई एम से। ई एम है ये दूसरे मीडियम की परमिटिविटी, जैसे कि वाटर की अलग होगी, ऑयल की अलग होगी, ये दूसरे मीडियम की परमिटिविटी है। तो इन दोनों के रेशियो से ही हमने निकाला कि ई एम बाई ई नोट, परमिटिविटी ऑफ मीडियम टू द परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम इक्वल्स टू ई आर होता है भाई। अब ऐसा निकाला इसलिए गया क्योंकि ई एम की वैल्यू फाइंड आउट करना बहुत मुश्किल काम था, इसलिए उन्होंने क्या किया कि एफ नोट को डिवाइड कर दो, उस मीडियम का जो फोर्स आएगा उससे, वही आपकी रिलेटिव परमिटिविटी कहलाएगी। यानी कि आप इस तरह से सोच सकते हैं कि किसी दो चार्जेस को मैं ऑयल में रखूं, फिर ऑयल में रखूं तो वहाँ पे वो फोर्स कैलकुलेट कर लिया, फिर उसके बाद मैं उसको वैक्यूम में रखूं, वैक्यूम या एयर में रखूं, तो वहाँ का फोर्स अलग आएगा, वहाँ का फोर्स ज़्यादा आएगा, ऑयल से वहाँ का फोर्स ज़्यादा आएगा। मीडियम की परमिटिविटी, किसी दूसरे मीडियम की परमिटिविटी एयर के रेस्पेक्ट में ज़्यादा होती है, इसलिए फोर्स को वो कम परमिट करता है। तो किसी दूसरे मीडियम से कितना गुना फोर्स वैक्यूम में शो होगा, वही आपका परमिटिविटी ऑफ रिलेटिव परमिटिविटी है। या फिर ऐसे बोल सकते हैं कि परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम से कितना गुना ज़्यादा मीडियम की परमिटिविटी होगी, वही आपका परमिटिविटी ऑफ रिलेटिव परमिटिविटी है। अब न्यूमेरिकल्स के लिए दो इक्वेशन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और इसका तो यूज सबसे ज़्यादा होगा, इसका थोड़ा बहुत कम यूज होगा। जैसे किसी 2 पॉइंट चार्जेस के लिए आपको एफ नोट की वैल्यू दे दे, या फिर एफ नोट के लिए सारी चीज़ें दे दे, जैसे कि Q1 Q2 दे दे, और ये वैक्यूम में रखे हुए हैं कुछ डिस्टेंस पे, d डिस्टेंस पे। ठीक है, तो इनके लिए फोर्स जो आएगा वो क्या होगा, एफ नोट रहेगा। अब एफ एम निकालें तो क्या करें, इसी इक्वेशन से एफ एम निकाल सकते हैं, और आपको दे दे रिलेटिव परमिटिविटी की वैल्यू। मान लो रिलेटिव परमिटिविटी की वैल्यू 5 है, तो हम यहाँ से फोर्स की इक्वेशन से देखते हैं कि एफ नोट बाय ई आर इक्वल्स टू एफ एम बढ़ जाता है। यानी कि जितना फोर्स आएगा वैक्यूम में उसको हम परमिटिविटी से डिवाइड कर देंगे, और आपको फोर्स इन किसी भी मीडियम में मिल जाएगा। वो काम तो हुआ पूरा न्यूमेरिकल्स का, कि न्यूमेरिकल्स उस फॉर्मूले से सोल्व हो जाएंगे, किससे, एफ नोट बाय एफ एम इक्वल्स टू ई आर। जब आपके पास इसकी वैल्यू गिवन होगी, इसकी वैल्यू आप फाइंड आउट कर लोगे, पॉइंट चार्जेस दिए होंगे, आपको डिस्टेंस दिया होगा, तो आप आराम से एफ एम की वैल्यू निकाल पाओगे, एफ नोट बाय ई आर। तो फील लेते हैं कि आपका जो मीडियम है उसकी परमिटिविटी हाई क्यों होती है।
हाई होने का मतलब वो फोर्स को ज़्यादा रोकती है, क्योंकि परमिटिविटी आपका फोर्स के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। ठीक है, अब इसका थोड़ा सा देख लेते हैं नॉलेज के लिए कि ऐसा क्यों होता है। देखो भाई, जैसे हमारे पास दो चार्जेज हैं, एक प्लस चार्ज एक माइनस चार्ज। अब क्या है कि इनको रखा गया एयर या वैक्यूम में। भाई एयर और वैक्यूम की वैल्यू ई नोट के लिए बिल्कुल बराबर है, कोई दिक्कत नहीं। वहाँ पे के की वैल्यू लगती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट इक्वल्स टू के, जिसकी वैल्यू 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम्ब स्क्वायर होती है। अब इनमें फोर्स देखेंगे, फोर्स क्या होगा यहाँ पे, एट्रैक्शन फोर्स होगा। ठीक है, अब चाहे इनमें एयर के पार्टिकल होंगे, बीच में एयर के पार्टिकल होंगे, मॉलिक्यूल होंगे, यानी कि एटम्स होंगे, और एटम्स पे किसी पे नेगेटिव चार्ज होता है, किसी पे पॉजिटिव चार्ज होता है, तो ओवरऑल वैल्यू देते हैं आपकी न्यूट्रल। ठीक है, एयर पार्टिकल्स क्या होते हैं, न्यूट्रल के होते हैं। ठीक है, अब ये चार्जेज हैं, ये फोर्स ऑफ एट्रैक्शन देंगे बड़े आराम से इस वैल्यू के हिसाब से। ये वैल्यू आपके मल्टीप्लाई हो जाएगी किससे, इन दोनों चार्जेज से, और डिवाइड हो जाएगा डिस्टेंस से, वो आपका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। लेकिन ये कहानी कब की है, वैक्यूम की कहानी है। ये कहानी है वैक्यूम की या फिर एयर की। अब एयर के पार्टिकल्स पोलराइज हो भी जाते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि यहाँ से एयर के पार्टिकल्स निकलते रहते हैं, कंटिन्यूसली मूव करते रहते हैं एयर के पार्टिकल्स। ठीक है, लेकिन जब इन्हीं चार्जेज को मैं किसी वाटर जैसे मीडियम में रख दूं तो क्या होगा, यह है आपका वाटर। वाटर जैसे मीडियम में मैं रख दिया, तो अब इसके पार्टिकल्स तो मूव नहीं करते, जहाँ पे रखा हुआ है पानी वहीं पे रहेगा पानी। ठीक है, इसके पार्टिकल्स मूव नहीं करते। अब परेशानी क्या है कि पॉजिटिव चार्ज जहाँ भी रखा होता है आसपास की चीज़ों को पोलराइज करता है। यानी कि जैसे मैं पॉजिटिव चार्ज इस बोर्ड के बिना टच किए हुए भी ऐसे दूर रख दूँ तो क्या होगा, इसके नेगेटिव वाले इस तरफ आ जाएंगे और पॉजिटिव वाले इस तरफ आ जाएंगे। यानी वाटर के मॉलिक्यूल्स में जितने भी आपके नेगेटिव चार्ज हैं वो इस तरफ आ जाएंगे, नेगेटिव नेगेटिव, और पॉजिटिव वाले उस तरफ चले जाएंगे। यही इफेक्ट आपका ये शो कर रहा है, कौन, नेगेटिव चार्ज। क्यों नेगेटिव पॉजिटिव को इधर खींच रहा है, और पॉजिटिव आपका इनके वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, इनमें जो नेगेटिव चार्ज था वो अपनी तरफ खींच रहा है। ठीक है, अब परेशानी क्या होगी कि यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होना है, इतना तो कंफर्म है, फोर्स ऑफ यहाँ पे अट्रैक्शन होना है। अब अट्रैक्शन फोर्स को कम करेंगे ये वाले चार्जेस, कैसे, क्योंकि ये जाना चाहिएगा इसके पास, बट ये वाले चार्जेस को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। वो वाला आना चाहेगा इसके पास, तो ये वाले चार्जेस इसके पास आना चाहिएगा, बट ये वाले चार्जेस इसको क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। और ये रिपेलिंग पावर ही आपकी परमिटिविटी ऑफ मीडियम है, यानी कि ये है आपका EM। ठीक है, जो कि अलग आएगी वैल्यू। अब इसकी वैल्यू निकालना मुश्किल था, इसलिए उन्होंने क्या किया, फोर्स का रेशियो निकाल लिया कि भाई इससे कितने ज़्यादा गुना फोर्स इसमें किसी मीडियम से और वैक्यूम में लगता है। जैसे ये वाला है, ये है आपका वाटर के लिए। वाटर के लिए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगी, लेस होगी, लेस देन इन वैक्यूम। जितना फोर्स आपका वैक्यूम में होगा उससे कम होगी। अब ये इससे कितना गुना ज़्यादा होगा, इससे कितना गुना ज़्यादा आपका फोर्स ऑफ वैक्यूम होगा, वही आपका परमिटिविटी ऑफ रिलेटिव परमिटिविटी होती है। ठीक है, अब एक टाइम पे ऐसा भी हो सकता है कि जैसे कि यहाँ पे ऐसा कोई मीडियम ले लिया जाए जिसकी परमिटिविटी बहुत ही ज़्यादा हाई है। हाई परमिटिविटी फोर्स को क्या करती है, तोड़ती है। तो इतनी ज़्यादा हाई हो जाए कि यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन 0 हो जाए, इक्विलिब्रियम की कंडीशन आ जाएगी। ठीक है, यहाँ पे अट्रैक्शन फोर्स ऑफ नेट 0 आ जाएगा।
अब जो जेई नीट 2020 के एस्पायरेंट हैं उनके लिए मैं कमेंट सेक्शन में टाइम स्टैम्प्स डाल दूंगा, जिनसे आप डायरेक्ट क्वेश्चन पे नेविगेट कर सकते हैं। सभी लोग क्वेश्चन को पढ़ें और आंसर है इसका 5 न्यूटन। जो निकालना चाहे वो निकाल सकता है वीडियो को पॉज करके, और जिन लोगों को नहीं आ रहा वो अब देखें कैसे होगा। देखो, अ स्मॉल कंडक्टिंग स्फीयर हैविंग अ पॉजिटिव चार्ज ऑफ 1 माइक्रोकूलम is made to touch another sphere of same radius having a negative charge -3 माइक्रोकूलम। भाई दो स्फीयर हैं, एक के पास है पॉजिटिव 1 माइक्रोकूलम चार्ज, दूसरा स्फीयर है उसी रेडियस का, रेडियस इन दोनों का क्या है, सेम है। देखो रेडियस सेम नहीं होगा तो चार्ज आपका इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा दोनों पे, जिसका एरिया ज़्यादा होगा उसके पास चार्ज उतना ही ज़्यादा होगा। तो ये है आपका 3 माइक्रोकूलम। दोनों को टच करवाएं, दोनों को टच करवाएं तो क्या होगा, -3 माइक्रोकूलम प्लस 1 माइक्रोकूलम बाय में 2, इतना चार्ज दोनों को बढ़ जाएगा। तो टोटल कितना बनेगा भाई, ये आएगा आपका -2 माइक्रोकूलम बना। टोटल तो इतना बढ़ जाएगा दोनों का आइसोलेटेड सिस्टम में, बट दोनों को डिवाइड कितना होगा, हाफ हाफ डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि रेडियस दोनों का सेम है। ठीक है, ये सब हो गया। अच्छा, आपका 1 माइक्रोकूलम चार्ज आ गया माइनस का, लेकिन माइनस की वैल्यू हम फोर्स के फॉर्मूला में नहीं लिखते क्योंकि मैग्नीट्यूड लगता है वहाँ पे। तो ठीक है, तो देखो आगे क्या है कि फाइंड द फोर्स बिटवीन देम व्हेन दे आर इमर्स्ड इन ऑयल ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू आप के की या ई आर की वैल्यू 2 है। अब देखो, फोर्स इन वैक्यूम एफ नोट से डिनोट किया जाता है, क्या होगा, के Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। हमारे पास फॉर्मूला है एफ नोट बाय एफ एम इक्वल्स टू ई आर। ठीक है, अपन को निकालना है एफ एम, ये किसके लिए, ओएल के लिए। ओएल के लिए इसने दिखाया है कि के की वैल्यू कितनी है, के या ई आर की वैल्यू कितनी है, 2। ठीक है, तो एफ एम आपका कितना हो जाएगा, एफ नोट ओवर ई आर। ई आर की वैल्यू है लेकिन एफ नोट की नहीं है, एफ नोट की वैल्यू यहाँ से निकलेगी 9 × 10⁹ मल्टीप्लाई में 1 माइक्रोकूलम को अगर मैं 10⁻⁻6 से मल्टीप्लाई कर दूं तो कूलम में कन्वर्ट हो जाता है, 1 मल्टीप्लाई में 10⁻⁻6। ठीक है, ये कूलम की वैल्यूज़ हैं। माफ़ी चाहूँगा भाई, डिस्टेंस की वैल्यू मैंने लिखी नहीं। अभी देख लो, आर की वैल्यू 3 सेंटीमीटर है, उसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे। मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो ये आएगी 0.3, इसका स्क्वायर लिख दो। ठीक है, अब जब हम इसको करेंगे तो क्या होगा, 10 की पावर ये 100 ऊपर जाएगा तो 9 × 10⁹ मल्टीप्लाई में ये कितनी हो जाएगी, 10 की पावर 6 12 हो जाएगी, और 10 की पावर 2 और आ जाएगी ऊपर, बाई में 9, 3 का स्क्वायर 9 से 9 कट जाएगा। ठीक है, 12 है। ठीक है, ये कितना बचा, 11 में से 2 गया तो बचा आपका 10, 10 न्यूटन फोर्स आ जाएगा भाई, 10 न्यूटन फोर्स आ जाएगा। अब यहाँ से हम डायरेक्टली वैल्यू निकाल सकते हैं। 10 न्यूटन को मैं कितने से डिवाइड करूँ, ई आर से। ई आर की वैल्यू 2 है तो आंसर आएगा 5 न्यूटन भाई। देखो भाई, अब एक कॉन्सेप्ट है इक्विवेलेंट डिस्टेंस, ये पढ़ना बहुत ज़रूरी है आप सभी लोगों के लिए, जेईई नीट वालों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो इसमें कहानी क्या है कि भाई, जब चार्जेस आपका वैक्यूम में प्लेस्ड हो, मान लो इसमें 20 सेंटीमीटर है, तो फोर्स ऑफ एट्रैक्शन मान लो F आता है, फोर्स ऑफ रिपल्शन सॉरी। अब इन्हीं चार्जेस को मैं प्लेस कर दूं किसी ऑयल में, तो उसकी कुछ परमिटिविटी होगी जो इसको फोर्स को रोकेगी, तो फोर्स आपका कम हो जाएगा। लेकिन अगर आपको फोर्स सेम F ही रखना है, फोर्स सेम F ही रखना है तो क्या करें, तो उसका एक ही इलाज है। ऐसा तो है नहीं हम परमिटिविटी को कम कर दें, ऐसा नहीं हो सकता।
ऐसा भी नहीं कर सकते कि भाई चार्ज को कम ज़्यादा कर लें, क्योंकि लिमिटेशन इन दोनों चार्जेस की है ना। तो हम क्या कर सकते हैं कि डिस्टेंस को कम कर सकते हैं। अगर डिस्टेंस को अगर मैं कम कर दूं तो वही सेम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हमें मिल सकता है। जैसे कि यहाँ पे 8 सेंटीमीटर पे हमने रखा, यानी कि ऑयल में आपका 8 सेंटीमीटर और वैक्यूम में आपका 20 सेंटीमीटर बराबर हो जाएगा। इसी को आप इक्विवेलेंट डिस्टेंस बोल सकते हैं। अब इसके लिए फॉर्मूला निकालते हैं कि फॉर्मूला क्या होगा, जिससे कुछ सेकंड्स में ही आंसर निकल जाए। फॉर्मूला ये होगा कि फोर्स इन वैक्यूम इक्वल्स टू फोर्स इन मीडियम करने के लिए हमको डिस्टेंस को बराबर रखना पड़ेगा। फोर्स क्या रहेगा, Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। ये तो वैक्यूम का फोर्स आ गया, ठीक है। और इसका K Q1 Q2 आर स्क्वायर तो है, और ER इसके साथ मल्टीप्लाई होता था। लेकिन जब बराबर करें तो हमें डिस्टेंस को क्या करें, बदल दें। लो भाई, डिस्टेंस को मैं x ले लूँ, यानी ये डिस्टेंस इससे बड़ा होगा, x कम होगा, r ज़्यादा होगा, ठीक है। अब मैं क्या करूँ, यहाँ से फॉर्मूला निकाल लेता हूँ, ये सब गायब और कुछ नहीं। 1 बाय आर स्क्वायर इक्वल्स टू 1 बाय ER मल्टीप्लाई में x स्क्वायर। अब इनको ऊपर ले जाएंगे, रूट करेंगे तो r की वैल्यू आएगी ER रूट मल्टीप्लाई में x स्क्वायर, स्क्वायर भी हट जाएगा आपका, ठीक है। तो इसको मैं क्या बोल सकता हूँ, डिस्टेंस इन वैक्यूम। भाई r किस में डिस्टेंस है, वैक्यूम में, और उसको अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं रिलेटिव परमिटिविटी के रूट से, उस किसको मल्टीप्लाई कर दूं, डिस्टेंस इन मीडियम में। OL जो भी होगा अदर देन वैक्यूम वो दूसरा मीडियम होगा। अब ये फॉर्मूला आपको हमेशा याद रखना है भाई, हर क्वेश्चन में काम आएगा, जो आपका इक्विवेलेंट डिस्टेंस के निकालना होगा। देखो भाई, अभी इक्विवेलेंट डिस्टेंस का क्वेश्चन है, इसको पढ़ो अच्छे से और करने का ट्राई करो। आंसर आएगा इसका B। निकल जाए तो ठीक है, नहीं तो फिर वीडियो पे आओ और देख लो। 2 point charges placed in air at a distance b from each other. If the charge is placed in oil, relative permittivity इसकी इतनी है oil की, then at what distance force will be equal in both medium. हमने फॉर्मूला पढ़ा, डिस्टेंस इन वैक्यूम इक्वल्स टू ER का रूट मल्टीप्लाई में डिस्टेंस इन मीडियम। वैक्यूम का डिस्टेंस 20 सेंटीमीटर, ER का रूट 5, DM अपन को DM निकालना है तो DM यहीं छोड़ दो और ये रूट 5 से डिवाइड हो जाएगा। 20 ओवर रूट 5 मल्टीप्लाई में रूट 5 ओवर रूट 5 से मैं डिवाइड कर देता हूँ सिंप्लीफिकेशन के लिए। अब आएगा आपका ये 5 बन जाएगा, 5 इसको डिवाइड करेगा तो 4 आ जाएगा, और रूट 5 का आता है 2.2 अप्रोक्स। तो आपका जो DM बन जाएगा वो आएगा 8.8। हमने किस में निकाला, सेंटीमीटर में, ठीक है। आंसर किस में है, मीटर में। मीटर में मल्टीप्लाई करके निकाल लेंगे 8.8 मल्टीप्लाई 10 की पावर -2 मीटर। देखो भाई, क्वेश्चन के लेवल को अब थोड़ा इंक्रीज करते हैं। 2 point चार्जेस प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस r सेंटीमीटर। 2 point चार्जेस हैं, r सेंटीमीटर पे वो अट्रैक्ट कर रहे हैं, ठीक है। व्हेन अ डाइलेक्ट्रिक स्लैब ऑफ थिकनेस t सेंटीमीटर। अच्छा, ये है, पहले तो वैक्यूम में रखे थे, लेकिन अब इनके बीच में मैं लगा दूं t सेंटीमीटर की स्लैब, तो फोर्स हो जाएगा आपका, फोर्स इज फाउंड टू हाफ द प्रीवियस वैल्यू देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ER। फोर्स आपका हाफ हो जाएगा, तो वैल्यू निकालनी है आपको। क्या होगा कि भाई पहले तो हम क्या करते थे कि सारे के सारे में ही कोई डाइलेक्ट्रिक प्लेस कर देते थे, ठीक है।
लेकिन सारे एरिया में डाइलेक्ट्रिक प्लेस ना करके अगर मैं थोड़े से एरिया में डाइलेक्ट्रिक प्लेस कर दूं तो फोर्स क्या होगा? फोर्स दिखाया हुआ है कि फोर्स है हाफ, पहले वाली वैल्यू से हाफ है, लेकिन उसके लिए ER की वैल्यू क्या होगी वही हमको फाइंड आउट करनी है। अब इसमें देखो ये डिस्टेंस टोटल है आपका R सेंटीमीटर, ठीक है। अब R सेंटीमीटर और ये है T सेंटीमीटर। T सेंटीमीटर को हम कन्वर्ट कर सकते हैं वैक्यूम में, इसको वैक्यूम बना लो, और ये पहले से ही वैक्यूम है, तो टोटल क्या आ जाएगा? वैक्यूम की कंसंट्रेशन आपको मिल जाएगी। तो पहले तो अपन निकाल लेते हैं T की वैल्यू, ठीक है, मतलब T को हम चेंज कर लेते हैं वैक्यूम में। फॉर्मूला क्या होता है? D इन वैक्यूम इक्वल टू ER का रूट मल्टीप्लाई में डिस्टेंस इन मीडियम। मीडियम का डिस्टेंस यही तो है, बाकी तो वैक्यूम ही है, ठीक है। मल्टीप्लाई कर दो इसको T से, तो ये अपन को वैक्यूम का इतने का डिस्टेंस मिल गया। इतना डिस्टेंस इसके इक्वल है, इतना डिस्टेंस इसके इक्वल है जब फोर्स आपका इक्वल हो जाए, तो वैक्यूम के फोर्स को इक्वल हमने बना लिया इस मीडियम के फोर्स में, ठीक है। अब हम क्या करें? लेकिन भाई इससे तो काम चलना है नहीं, अपन को इनकी भी वैल्यू चाहिए, तभी जाके तो आपका फोर्स बनेगा, क्योंकि बीच में प्लेस्ड है। ये वैल्यू तो हमने कन्वर्ट कर ली वैक्यूम में, लेकिन वैक्यूम इसके अलावा और वैक्यूम है। कहाँ है? ये वाला। इसको हम क्या बोलेंगे? R माइनस टी। ये वैल्यू आपकी R माइनस टी कहलाएगी, क्योंकि T ये माइनस हो जाएगा, बचा R में से T माइनस कर दो, R माइनस टी। यानी कि इस डिस्टेंस में अगर मैं ये डिस्टेंस जोड़ दूं तो आपका काम बन जाएगा। ये डिस्टेंस जोड़ दूं तो आपको फोर्स की रियल वैल्यू मिल जाएगी। अब देखो फोर्स इन वैक्यूम, फोर्स इन वैक्यूम किसके इक्वल है? वैक्यूम या एयर किसके इक्वल है? फोर्स इन मीडियम का 2 गुना है भाई, ऐसा ही तो लिखा हुआ है। फोर्स इज फाउंड टू हाफ, हाफ मिलेगा, यानी अच्छा इसका 2 गुना नहीं, इसका हाफ है। ये लो, इसका हाफ है तो वो वैसे भी 2 गुना हो जाएगा, ठीक है। इसका हाफ FM के बराबर है। अब हम वैल्यूज लिखना स्टार्ट करते हैं, वही K Q1 Q2 बाय में R स्क्वायर। इधर अच्छा 2 और लगा है तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो। FM इधर K Q1 Q2 बाय किसका स्क्वायर करें? कितनी डिस्टेंस हमने बढ़ाई, T को बदला, प्लस में ये जोड़ा, लो भाई R माइनस टी, और इसको कर दो प्लस ER रूट T, और इन सभी का क्या कर दें? स्क्वायर। डिस्टेंस का स्क्वायर होता है ना भाई, ठीक है। ये कट जाएंगे, ठीक है, ये कट गया। और वैल्यू अब आगे देखते हैं। ये आएगा 1/2 मल्टीप्लाई में R का स्क्वायर, उधर 1/R माइनस टी प्लस ER टी, इन सभी का स्क्वायर, ठीक है। अब क्या करें? ऊपर लेके आए और स्क्वायरिंग भी कर दें, तो ये आएगा √2 मल्टीप्लाई में R, उसका भी स्क्वायरिंग हो गया तो माइनस RT प्लस ERT। और क्या करें? और अब सभी वैल्यूज़ को इधर लेके आते हैं। पहले इसको लेके आओ, √2R माइनस √2R माइनस R माइनस टी, ठीक है। पूरी की पूरी उठा के लेके आए इधर, ER√T। अब इसमें करेंगे इसको, T को नीचे ले आएंगे और √2R, अच्छा R कॉमन ले लेते हैं यहाँ पे, R यहाँ पे आ गया आपका कॉमन, अंदर क्या बचा? √2 माइनस 1 माइनस T, और नीचे आपका T, ये ले आए। फिर इसका रूट हटाएंगे तो इसका क्या हो जाएगा? स्क्वायरिंग। तो आपका काम हो गया, ये हो गया T की वैल्यू, ठीक है। नहीं, ये होगी ER की वैल्यू,
ठीक है, तो ये है आपका ER की वैल्यू रियल, ये यहाँ से निकल रही है। अब एक बार इस क्वेश्चन को फिर से समझ लो क्योंकि कंसेप्ट थोड़ा कंफ्यूजिंग है। देखो भाई, 2 पॉइंट चार्जेस हैं, एक प्लस एक माइनस, तभी तो अट्रैक्ट करेंगे। ये r सेंटीमीटर पे रखे हुए हैं, कुछ फोर्स की वैल्यू पहले I होगी, मान लो F0 I, ठीक है, इतना ही लिखते हैं हम वैक्यूम में। उसके बाद क्या हुआ कि T थिकनेस का डाई इलेक्ट्रिक इसमें प्लेस कर दिया, ठीक है। तो T थिकनेस का किया तो हम ऐसे नहीं निकाल सकते कि भाई इसका निकालो फिर उसमें से माइनस कर दो, ऐसा कोई सिस्टम है नहीं। सिस्टम कुछ ऐसा है कि हम इसको कन्वर्ट कर लें, इसको कन्वर्ट कर लें वैक्यूम में, इसको कन्वर्ट कर लें वैक्यूम में, वैक्यूम प्लस वैक्यूम, वैक्यूम प्लस वैक्यूम निकाल के हम उसको फोर्स में कर सकते हैं। ये वैक्यूम हो जाएगा और ये भी वैक्यूम हो जाएगा। वैक्यूम में कन्वर्ट किया इस फॉर्मूले से तो कितना आया, ये आ गया, ये आ गई वैल्यू, ये वैक्यूम में कन्वर्ट हो गया। लेकिन डिस्टेंस और बाकी है, कितनी बाकी है, r - t, ठीक है, ये हो गया। तो फोर्स आपका वैक्यूम का फोर्स का हाफ का इक्वल था मीडियम का फोर्स। देख लो, प्रीवियस वैल्यू इज फाउंड हाफ, प्रीवियस वैल्यू का अगर हाफ करें तो हमें किसकी, मीडियम की, मीडियम प्लेस करने के बाद जो वैल्यू मिलती है वो आ जाएगी, ठीक है। F0 की वैल्यू हमने क्या लिखते हैं, K Q1 Q2, पॉइंट चार्जेस लेना है ना, Q1 Q2 ले लो अपने हिसाब से, K Q1 Q2 बाय में r² और 2 नीचे अलग से आ गया, ठीक है। K Q1 Q2 हो गया और इसका डिस्टेंस कितना भाई, इसका डिस्टेंस हमने बना लिया, T ये रहा, r - t जो है वैक्यूम का, ये भी वैक्यूम ही है, ये भी वैक्यूम ही है, पर हमने इसकी डिस्टेंस को इक्विवेलेंट करके ले लिया, ठीक है। इसको ले लिया, ऐड कर लिया, इसको भी ऐड कर लिया, ऐड करके इनका स्क्वायरिंग, डिस्टेंस का स्क्वायर तो होता ही है, ये कट गई, ठीक है। अब यहाँ से फिर स्क्वायर वगैरह करेंगे, यहाँ से इसको ऊपर लेके गए, फिर स्क्वायरिंग किया तो इसका रूट, इसका स्क्वायर हट जाएगा, ठीक है। सबका स्क्वायरिंग रूट लगाया तो ये हट गया, फिर इसका भी स्क्वायरिंग है तो इसको रूट लगाया तो क्या होगा, इसका स्क्वायरिंग हट जाएगा, ठीक है, ठीक है। अब क्या करें, रूट r ये इधर ले आए, माइनस आ गया, ठीक है। इसके बाद ER t को नीचे लेके आओ, इसके रूट का उधर जाके स्क्वायर हो गया, ER की वैल्यू आपको मिल गई। देखो भाई, परमिटिविटी के कंसेप्ट में अगर जो लास्ट क्वेश्चन आ सकता है वो कुछ इस टाइप का आ सकता है, इस टाइप के पैटर्न का आ सकता है। अब इसको अच्छे से समझ लीजिए कि 2 आइडेंटिकल बॉल्स ईच हैविंग अ डेंसिटी रो आर सस्पेंडेड फ्रॉम अ कॉमन पॉइंट बाय 2 इंसुलेटिंग स्ट्रिंग्स। लो भाई, 2 बॉल्स ऐसे लटकाई हुई है, ठीक है, और इनमें ये एंगल बना रही है थीटा। बोथ बॉल्स हैव इक्वल मास एंड इक्वल चार्ज इन इक्विलिब्रियम, ईच स्ट्रिंग मेक्स एन एंगल थीटा। ये एंगल बनाती है थीटा, ये भी थीटा और आपका ये भी थीटा, दोनों थीटा एंगल है। इधर कौन सा फोर्स लगेगा, मास इनटू जी, ग्रेविटेशन कांस्टेंट, मास इनटू जी, m इंटू जी का फॉर्मूला इधर लग जाएगा, ठीक है। ऊपर ये क्या लग रहा है, t, इसको लिख दूं मैं t कोस थीटा, इसको लिख दूं मैं t साइन थीटा, इसको मैं क्या लिख दूं, फोर्स इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, फोर्स इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ऑफ, नोट लिख दिया, F0 लिख दिया मैंने। यानी कि ये कहानी है आपकी वैक्यूम की, वैक्यूम में ये कहानी हो रही है, ठीक है। ऐसा इतना थीटा एंगल बन गया। कंपोनेंट्स में डिवाइड सबको करना आता होगा। टेंशन का T इधर है, टेंशन का टेंशन फोर्स किधर है, इधर है, बट हम इसके क्या ले लेंगे, कंपोनेंट ले लेंगे, इधर T साइन थीटा, उधर T कोस थीटा, तभी जाके ये चीज़, ये जो बॉल है आपकी बैलेंस हो पाई, ठीक है। नीचे वाला फोर्स, ऊपर वाला फोर्स, इधर वाला फोर्स, इधर वाला फोर्स, इस बॉल को बैलेंस कर दिया। जैसा इस पे हो रहा है वैसा ही उस पे हो रहा है, ठीक है। ये वैक्यूम का केस है, बट ये कह रहा है, देखो, ईच स्ट्रिंग मेक्स एन एंगल थीटा, नाउ बोथ द बॉल्स आर इमर्स्ड इन अ लिक्विड हैविंग डेंसिटी सिग्मा। एक लिक्विड है जिसकी डेंसिटी सिग्मा है,
एज अ रिजल्ट थीटा डज नॉट चेंज, थीटा चेंज नहीं होता उसमें डिप करने के बाद में। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ई आर, तो ई आर की वैल्यू क्या रहेगी, ठीक है। तो हम इसको वैक्यूम में देख लेते हैं, उसमें देख लेते हैं लिक्विड में। तो इसके लिए अपन वैल्यूज पहले निकाल लेते हैं। इसके लिए वैल्यू आएगी भाई टी साइन थीटा इक्वल्स टू एफ नोट और टी कोस थीटा इक्वल्स टू, अच्छा एम को मैं चेंज कर लेता हूँ मास को, कैसे, डेंसिटी का फॉर्मूला होता है, देखो डेंसिटी ये है हमारे पास, तो डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मास अपॉन वॉल्यूम, मास अपॉन वॉल्यूम। तो यहाँ से मास क्या बन जाएगा आपका रो इंटू वी, और ये चीज़ क्या बन जाएगी रो वी जी। तो टी कोस थीटा आपका रो वी जी के इक्वल, ठीक है। अब ये केस देखते हैं लिक्विड में क्या होगा। लिक्विड में भी फोर्स तो वही लगेगी, इधर टी कोस थीटा, उधर टी साइन थीटा, इधर फोर्स इन लिक्विड में थीटा चेंज नहीं हो रहा, सेम है थीटा, ये लो। और इधर एम जी जो कि आपका किसके इक्वल होगा रो वी जी के, रो वी जी के। रो क्यों, क्योंकि डेंसिटी ऑफ किसकी, बॉल की डेंसिटी है ये, रो किसकी डेंसिटी है, बॉल की डेंसिटी है, वॉल्यूम, और जी आपका एक्सलेशन हो गया, ठीक है। अब कहानी क्या है कि थीटा चेंज नहीं हुआ। थीटा चेंज क्यों नहीं हुआ, क्योंकि यार डेंसिटी इसकी कुछ हाई रही होगी, लिक्विड की डेंसिटी हाई रही होगी। तो लिक्विड की डेंसिटी अब इसको क्या करेगी कि इसको ऊपर उठाएगी, लिक्विड की डेंसिटी इसको ऊपर उठाएगी। देखो क्या होना चाहिए था कि यहाँ पे प्रेशर है कुछ बॉल्स का, बढ़िया प्रेशर है यहाँ पे, बिल्कुल ज़्यादा दूर इतना रह सकती हैं बॉल, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। जैसे ही इनको लिक्विड में लेके जाएं तो फोर्स होना चाहिए था कम। अगर फोर्स कम होगा, अगर फोर्स आपका कम होगा तो बॉल्स आपकी पास में आ जानी चाहिए थी, थीटा चेंज हो जाना चाहिए था, लेकिन थीटा यहाँ पे चेंज नहीं हुआ। अब थीटा चेंज नहीं हुआ तो इसका कारण ये है कि इस पर एक और फोर्स लग रही है जो यहाँ पे फिक्स रखती है इसको, यानी यहाँ पे एक फोर्स है जिसका नाम है अपथ्रस्ट। अपथ्रस्ट का फॉर्मूला होता है सिग्मा वी जी, सिग्मा वी जी, ये है आपका अपथ्रस्ट का फॉर्मूला जो इसको ऊपर उठाती है। हालांकि ये डिप हो जाना चाहिए था, फोर्स कम हो जानी चाहिए थी, लेकिन उस डेंसिटी की वजह से ये उसके अंदर नीचे नहीं जा पाए, उसके ऊपर एक और फोर्स लग गई अपथ्रस्ट नाम की, जिसने उसको यहाँ से यहाँ पे कर दिया, थीटा चेंज नहीं होने दिया। अपथ्रस्ट का फॉर्मूला आ गया, और यहाँ से हम देखेंगे कि टी साइन थीटा आपका इक्वल है, टी साइन थीटा आपका इक्वल है किसके, एफ एल के, फोर्स इन लिक्विड, ठीक है भाई। इससे अलग है ये, एफ नोट से अलग है, लिक्विड का फोर्स है अलग है, ठीक है। और टी कोस थीटा प्लस अपथ्रस्ट इक्वल्स टू रो वी जी, ये दो ही इक्वेशन यहाँ पे बन गई। देखो भाई इसमें अपथ्रस्ट वाला फोर्स ऐड हो गया, टी कोस थीटा तो लग ही रहा था टेंशन वाला, ठीक है, लेकिन अपथ्रस्ट का और ऐड हो गया, तो इक्वेशन आपकी ये बन गई। अब यहां से अपन को निकालना है। अब थीटा दोनों का सेम है तो दोनों के लिए थीटा की वैल्यू निकाल लेते हैं, दोनों के लिए इक्वल रख देंगे। यहां से इसके नीचे ये रखेंगे, इसको इससे डिवाइड करेंगे तो बनेगा आपका टेन थीटा बाय में एफ नोट ओवर रो वी जी। इसके लिए तो वैल्यू आ गई ये वाली भाई, उसके लिए क्या आएगी वैल्यू, इसके नीचे ये रखेंगे तो टी टेन थीटा, अच्छा इसको माइनस भी कर दें, उधर ले जाके उसको माइनस कर देते हैं। ये देखो टी कोस थीटा, इसको माइनस किया, यू की वैल्यू में क्या लिख दूंगा, अपथ्रस्ट की वैल्यू रो वी जी में से कितना हटा दूं, सिग्मा वी जी हटा दूं, ठीक है। अब इनको जब ऊपर नीचे रखेंगे, ये इक्वेशन फर्स्ट मान लो, ये सेकंड मान लो, इसको ऊपर नीचे रखेंगे तो आपको मिलेगा टेन थीटा इक्वल्स टू रो वी जी, अच्छा एफ एल ओवर ये पूरी इक्वेशन वी जी माइनस रो वी जी।
अब देखो भाई ये इक्वेशन आ गई, tan थीटा मिल गया, इसका भी tan थीटा, ये दोनों को इक्वल रखेंगे, जगह हमारे पास है नहीं तो मैं यहाँ से इसको रिमूव कर देता हूँ। अब इन दोनों को इक्वल रखेंगे तो क्या आएगा, एफ नोट ओवर रो वी जी इक्वल्स टू एफ एल ओवर रो वी जी माइनस सिग्मा वी जी। हम क्या करें, हमें निकालने के लिए फोर्स इन मीडियम बाय में, फोर्स इन वैक्यूम बाय में फोर्स इन मीडियम इक्वल टू क्या होता है, परमिटिविटी के। तो इसी इक्वेशन से ये आ जाएगा, आप फोर्स इन वैक्यूम को, फोर्स इन वैक्यूम के नीचे एफ एल ले आओ, फोर्स इन वैक्यूम ओवर एफ एल, ये भी तो मीडियम ही है कोई दूसरा, ठीक है। इसको ऊपर लेके जाएं, इसको ऊपर लेके जाएं, रो वी जी माइनस सिग्मा वी जी से वी जी कट जाएगा भाई, ये लो कॉमन लेके, तो ऊपर आएगा रो बाय रो माइनस सिग्मा। तो यही आपकी वैल्यू आ गई ई आर की, इसी को तो ई आर बोलते हैं, ई आर इक्वल्स टू रो बाय सिग्मा माइनस रो माइनस सिग्मा, ये वैल्यू है भाई। तो ये है आपके लास्ट लेवल का क्वेश्चन। तो थैंक्स सभी का मेरे वीडियो देखने के लिए, और आगे अब और क्वेश्चन आएंगे, कुलाम्स ला के कुछ क्वेश्चन 5-7 क्वेश्चन और बनते हैं कंसेप्चुअल, वो और करवाने अगले वीडियो में, जल्दी आपको वो भी मैं प्रोवाइड कर दूंगा।